ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सॉल्ट के बारे में इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड एन एनायन, राइट? कैटायन अदर देन H पॉजिटिव, H पॉजिटिव एक कैटायन है बट सॉल्ट में ये नहीं रहता। तो ये किस में रहता है? एसिड, याद है? अब कई लोगों ने ना एसिड की डेफिनेशन में H पॉजिटिव का जिक्र नहीं किया भी है, तो बहुत लास्ट में, जैसे पूरा पहले पोथी लिख दिए 2 लाइन का, लास्ट में लिखिए इट ऑल्सो हैज H पॉजिटिव। अरे भाई वो H पॉजिटिव के कारण ही एसिड है, तो वही सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which give H positive ions in their aqueous solution. को गिला तो स्कूल जैसा होगा ना, स्कूल में आता है कभी कभी उसको बुला रहे हैं, पहली बार हुआ ओके। तो कैटायन अदर देन H पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे कैटायन के नाम आप लोगों को पढ़ाए हैं अभी तक, जैसे कि K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, फिर Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं सारे कैटायन, ठीक है। NH4 पॉजिटिव वो भी आपका कैटायन, और एन आयन OH नेगेटिव को छोड़ के ये नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है, ये वाला एन आयन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव सल्फेट कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, NO3 1 नेगेटिव नाइट्रेट। तो ऐसे कुछ एन आयंस हो सकते हैं अदर देन OH नेगेटिव, उन्हें हम सॉल्ट बोलते हैं। जैसे ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? K2SO4। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? Na2CO3। ये दोनों HCO3 का होल ट्वाइस, ये दोनों MgNO3 का होल ट्वाइस एंड सो ऑन। समझ रहे हैं? हाँ, तो इन्हें हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आज हमको देखना है कि ये देखो, हमको पता है सॉल्ट बनता है एसिड और बेस को मिला के, राइट? सबसे मेन रिएक्शन तो यही है, न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पे एसिड का पूरा H पॉजिटिव बेस का OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देता है। इस रिएक्शन का नाम भी वही था ना, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट बनाने का एक तरीका हो गया कि हम एक एसिड ले लेते हैं HCl, एक बेस ले लेते हैं NaOH, इसका एनायन और इसका कैटायन मिलके बना देंगे सॉल्ट, दैट इज NaCl, और साथ में जो बच गया वो एज अ वाटर, राइट? मतलब कोई भी सॉल्ट बनाने के लिए मुझे एसिड और बेस चाहिए, राइट? अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस आपका वीक बेस है, बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये वीक बेस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके सामने ये थोड़ा सा कमजोर है। तो ओवरऑल जो सॉल्ट बनेगा ना, दैट विल बी अ एसिडिक सॉल्ट। वो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। और हमें पता है कि एसिडिक चीजों का पीएच 0 से 7 के बीच में रहता है। पीएच याद है? पीएच आपका एक स्केल था ना, wherein we decide कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर उसका पीएच 0 से 7 के रेंज में तो हम उसे एसिड बोलते हैं, और अगर उस सब्सटेंस का पीएच 7 से 14 की रेंज में तो उसे हम बेस कहते हैं, और अगर उसका पीएच 7 है तो न्यूट्रल, ना वो एसिड है ना वो बेस। हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। उसी वही तो डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो रिजल्टेंट सॉल्ट विल बी एसिडिक। समझ रहे हैं? एक ताकतवर और एक कमजोर इंसान लड़ेंगे तो जीतेगा तो ताकतवर ही ना। बस अब यहाँ पे उल्टा क्या होगा? अगर एक
वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिजल्टेंट सॉल्ट आपका क्या होगा, बेसिक नेचर, और उसका पीएच 7 से 14 के बीच में रहेगा। 14 पीएच के भी सॉल्ट, हाँ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकता है ना, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वैसे एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकता है, जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं एक्चुअली। इन सॉल्ट्स को जब पानी में घोला जाता है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। आप लोग सुने कभी इलेक्ट्रोलाइट? ये वर्ड 8th क्लास में सुना होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, कंडक्टर सुने हैं? क्या होते हैं कंडक्टर्स? विच हैव द एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ऐसे बोलते हैं। जो कंडक्ट कर सकता है ना, वो कंडक्टर है। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे अपने से, वो कहलाएगा आपका कंडक्टर। पर वो कंडक्टर्स ना बेसिकली सॉलिड नेचर के होते हैं, जैसे मेटल्स। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, इससे एग्री करते हैं सर? क्यों बोल रहा हूँ ऑल मेटल्स आर कंडक्टर का एग्जांपल बताएंगे? मेटल का जो कंडक्टर होता है, कॉपर, ये जो आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, बट हम कॉपर वायर यूज करते हैं ना घरों में। ये सब जो वायर आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर कॉपर, कॉपर का है राइट। जो वायर है अंदर, ये तो आपका सिर्फ इंसुलेशन है ना, जिससे हमें करंट ना लगे। मैं छू रहा हूँ तो उसको करंट नहीं लग रहा ना मुझे, राइट, बट अंदर कॉपर है, उसको छूंगा तो करंट लगेगा। तो कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, पर ज्यादा अच्छा कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर। बट सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं? महंगा है, सब चोरी होगी घर में तो ये सब सामान कुछ नहीं रहेगा, वो वायर लेके चल जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए अपन कॉपर को यूज करते हैं एज अ, मतलब वायरिंग करने के लिए, राइट। तो ये तो कंडक्टर्स हो गए जो सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म वाले कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे आप पानी में नमक घोल दो, तो वो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। भले डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर, जिसके अंदर कोई आयंस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए ना कोई कैरियर होना चाहिए। जैसे आप घर से यहाँ तक आए तो आप कैरियर में थे ना, कोई साइकिल में था, कोई एक्टिवा में था, कोई कार में था, राइट। यू नीडेड अ कैरियर टू कम ओवर हियर, राइट। आया ना? उड़ के भी आओगे तो हवा होगी ना कैरियर। तो कैरियर एक होता है ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कैरियर चाहिए, राइट। उसी तरीके से करंट को भी पास कराने के लिए ना कैरियर की जरूरत होगी। तो वो कैरियर आइदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, क्योंकि वो ही निकल सकते हैं बाहर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर घुस के बैठे हुए न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन को पावर है निकलने की। तो या तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, या तो आयंस मूव करते हैं। और ये आयंस तब मूव करेंगे जब हम उससे जब हम उसे पानी में डालेंगे। जैसे NaCl सॉलिड वाला कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। आप नमक जो खाते हैं ना, प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में रहता है वो। आप सोचे कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे तो वो पास नहीं कराएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास NaCl है। उसके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं है, NaCl है। पर जैसे ही आप उस सॉलिड NaCl को पानी में डालते हो, तब वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जस्ट लाइक एसिड एंड बेस। हमने एसिड बेस के बारे में तो पढ़ा है ना, कि एसिड को जब पानी में डालें तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। बेस को जब पानी में डालें तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इन द सेम वे, जब हम एक सॉल्ट को भी पानी में डालते हैं ना, तो वो भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है या आयनाइज हो जाता है। आयनाइज भी अच्छा वर्ड है, क्योंकि आयंस बन रहे हैं ना, तो ये वर्ड याद रखना ज्यादा आसान है, राइट। पहले वो सॉल्ट था, एक कंपाउंड था वो, पर जैसे ही आपने उसको पानी में डाला, अब वो अपने आयंस के फॉर्म में आ चुका है। तो इस प्रोसेस को आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, जहां पे कंपाउंड आयंस में चेंज हुआ है। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो देयर हैज टू बी अ मीडियम, एक कैरियर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का। तो सॉलिड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लिक्विड कंडक्टर्स जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उनमें आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? दोनों है कंडक्टर्स ही, एक सॉलिड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में। क्लियर है ना? बट दोनों में करंट का कैरियर अलग अलग है। एक में इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है करंट, एक में आयंस कैरी करते हैं करंट। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा करंट कंडक्शन होगा, आया ना? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कंडक्शन ज्यादा होगा ना। मान लो मैं एक तरफ से दूसरी तरफ ना ईंटें पहुंचा रहा हूँ, ब्रिक्स। मैं यहाँ से किसी एक आदमी को दे रहा हूँ, वो वहां जाके तीसरे आदमी को दे रहा है, मतलब हम 3 लोग हैं जो पूरा
रोड के एक साइड से ब्रिक उधर लेके जा रहे हैं, तो मैं एक को दे रहा हूँ, फिर वो जाके दौड़ के उसको वापस दे रहा है, वो जमा रहा है वहां पे, फिर मैं वापस से उसको एक दिया, वो वहां पे जाके जमाया। अब इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मैं बीच में 3-4 आदमी और ले लूँ, ताकि जो मेरा टाइम है ना कि ये दौड़ के वहां तक जा रहा है देने के लिए, तो थोड़ा टाइम बच जाए। तो अब मैं 5 आदमी खड़ा कर दिया बीच में, तो अब मेरा प्रोसेस फास्ट होगा कि नहीं? समझ रहे हैं ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बताने का मेरा मेन रीजन क्या था कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोर एंड मोर करंट विल फ्लो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक। अब स्ट्रॉन्ग और वीक को हम कैसे डिफाइन करते थे एसिड में, याद है किसी को? स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते थे? जो फुल्ली आयनाइज होते थे। तो जितने ज्यादा फुल्ली आयनाइज होंगे तो मतलब पूरे आयंस बन गए, तो जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसमें सारा का सारा कंपाउंड आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो बहुत सारे आयंस बन जाएंगे, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, इसलिए उसे अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आप जो पूछे ना कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मतलब 14 pH वाला सॉल्ट हो सकता है, उसे अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। समझ में आ रहा है? एक तरह के एसिड और बेस भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आप लोगों को याद है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने एक पॉइंट लिखा था कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद है? बेस में भी सेम पॉइंट लिखे थे। तो ये भी तो लिक्विड ही होते हैं ना, एसिड और बेस लिक्विड है ना, आया ना? सब एक्वस फॉर्म में बने हुए हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। एसिड्स एंड बेसेस आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये समझ लो, जो एसिड स्ट्रॉन्ग है वो इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग होगा, और जो एसिड वीक है वो इलेक्ट्रोलाइट भी वीक होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें आयंस बहुत सारे होंगे, तो इसलिए तो वो स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, क्योंकि आयंस जितने ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। रिलेट कर रहा है दोनों पॉइंट को? एक तरफ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन कर रहा हूं और एक तरफ मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, मतलब उसमें एक भी HCl का मॉलिक्यूल आपको नहीं दिखेगा, सारे के सारे HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट चुके, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। क्लियर है? चलो ठीक, क्या लिख रहे थे? अच्छा अभी कुछ लिखे नहीं है ना, लिखो चलो पीछे इसमें। pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट हेडिंग डाल चुके थे ना, ठीक है, हाइफन डाल के लिखो। द सॉल्ट कैन बी एसिडिक, दरवाजा बंद उठ के पूरा टच करना दरवाजा। द सॉल्ट कैन बी एसिडिक कॉमा बेसिक, द सॉल्ट कैन बी एसिडिक कॉमा बेसिक और न्यूट्रल, और न्यूट्रल। सॉल्ट तीनों नेचर का हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट लिखना, एंड डालना सब हेडिंग न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, हाइफन डाल के लिखो। सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड, सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड because of the reaction between, salts produced because of reaction between strong acid and strong base। ठीक है, मतलब दोनों एक ही नेचर के है ना, समझ में नहीं आ रहा। salts produced because of reaction between strong acid and strong base are neutral in nature, are neutral in nature। क्या होगा? ऊपर लिखते नहीं बन रहा, के ऊपर रख के वो बंद कर दो, उसकी जरूरत नहीं, कुछ रहेगा तो मैं खुलवाऊंगा वो। Salts produced because of reaction between strong acid and strong base are neutral in nature। सब लिखिए इतना, ये लाइन समझ में आई सबको? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो बनने वाला आपका सॉल्ट होगा दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। जैसे NaCl न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कई लोगों ने NaOH को भी लिखा है एग्जांपल में वीक बेस में,
NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ओके, एग्जांपल लिख लो इसमें। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये तो NaCl ही हो गया ना, सोडियम क्लोराइड। कोई और एक एग्जांपल देगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का या न्यूट्रल सॉल्ट का? सॉरी, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे हो सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl के अलावा कुछ और भी सोच सकते हो, ये भी तो होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड, और HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और KOH, NaOH, CaOH ट्वाइस, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। सोडियम एसिटेट नहीं, सोडियम एसिटेट मतलब बेसिक सॉल्ट हो गया ना वो, CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट। अब ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? और वो क्या है? तो फिर ये सॉल्ट न्यूट्रल कैसे होगा? ये कहां से आएगा? एसिटेट, जो कि वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। समझ रहे हैं? मैग्नीशियम के साथ ही कौन एसिटेट आएगा? बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? तो आपका मैग्नीशियम एसिटेट होगा। जैसे ये सोडियम एसिटेट बोल रहे हो, वो मैग्नीशियम एसिटेट होगा। इसका फॉर्मूला भी ऐसा होगा, CH3COO का ट्वाइस Mg। दिस इज मैग्नीशियम एसिटेट, ठीक है। फॉर्मूला बनाने का तरीका तो वही है ना, आपको बस आयंस के नाम याद होने चाहिए, वही बहुत लोग को याद नहीं है। और बीच में एक क्लास लूंगा उसी आयंस के नाम की, और उसका एक टेस्ट रहेगा। कुछ कुछ लोग, जैसे आप दोनों को तो मैं आइडेंटिफाई कर लिया हूँ, आप दोनों से नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी किसके पेपर में अगर वो सब गलतियां हैं इसकी फॉर्मूला बनाने की, जैसे कई लोगों ने MgCl2 को MgCl लिखा है ना, तो वो गलत है ना। ये चीज आपका 9th में था, जो अपन यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर चुके हैं, एसिड बेस पढ़ते समय भी और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन पढ़ते समय, तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, तो एग्जांपल क्या लिखे? एक सोडियम क्लोराइड लिखे, एक और लिखना सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इन दोनों से बनेगा सोडियम सल्फेट। हाँ, इन दोनों से बनेगा ना सोडियम सल्फेट। देखो, इधर से आएगा सोडियम, इधर से आएगा सल्फेट, आया ना। फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4। कई लोगों ने NaSO4 लिखा था। Na होता है 1 पॉजिटिव और SO4 होता है 2 नेगेटिव। तो ये 2 Na के पास आएगा और 1 SO4 के पास जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4। क्लियर है? सोडियम सल्फेट, राइट? हाँ, टेस्ट करके पता चलेगा। लिटमस पेपर टेस्ट करो, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, फिनोल्फथलीन है, मिथिल ऑरेंज है, ये सारे हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स ही तो है। हाँ, यही डाउट है ना। चलो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लिखो, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड लिख ली, पोटेशियम इन दोनों से बनेगा ना पोटेशियम क्लोराइड। हाँ लिख सकते हो, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक लाइन और लिखना नीचे, द pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स, द pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स, the pH value of such salts is equal to 7। ठीक है लाइन, उन जैसे सॉल्ट की pH वैल्यू क्या होगी? 7, क्योंकि वो न्यूट्रल है। एसिडिक होते तो 0 से 7 होता, बेस होते तो 7 से 14 होता, ठीक है। चलो अगला सेकंड लिखना, बेसिक सॉल्ट।
भी लिख लो एग्जाम्पल। NH4Cl, NH4OH is a weak base and HCl is a strong acid। ठीक है, तो NH4 और इसका Cl मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl। हाँ, इसका नाम अमोनियम, ठीक है, अमोनियम सल्फेट भी हो जाएगा। ठीक है, अरे इन शॉर्ट जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस होंगे वो आपके एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है? नोट करके ना कुछ नाम लिखो तो आप लोग, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के, कुछ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के। क्योंकि अभी मैं टेस्ट में भी दिया था तो किसी ने भी सही नहीं लिखा पूरा। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिखना पहले, एटलीस्ट 2-3 नाम तीनों के पता रहने चाहिए। ठीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एक HCl लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाम याद रहेगा? अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हो। जिनको डाउट लग रहा है कि मुझे आगे जाके 2-3 दिन के बाद नाम नहीं याद रहेगा ना, वो नाम भी लिख लो, इसलिए मैं नाम भी बोल रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड के नाम लिख लो, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। ठीक है, H3PO4 फॉस्फेट से बना है ना वो, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। And last, weak base, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और भी है, मैंने बोला ना, अभी क्या बोला मैंने? अच्छा, वो सॉल्ट के बारे में बताया ना कि जितने भी आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेंगे वो आपके बेसिक सॉल्ट। और क्या बोलोगे इसमें? इसमें किसी ने लेड हाइड्रोक्साइड लिखा था, वो भी सही है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो भी सही है। ये आपके वीक बेस है। ठीक है, ठीक, डन। एटलीस्ट इतने नाम तो याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, अब इनसे आप मिला के कितने भी टाइप के सॉल्ट बना सकते हो ना। इसको ले लो और एक एक बेस ले लो, ये तीनों, तो 3 न्यूट्रल सॉल्ट दिख जाएंगे आपको। कैसे? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तीनों न्यूट्रल सॉल्ट। फिर अब इसके साथ ले लो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, न्यूट्रल सॉल्ट। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो मैंने अभी 9 नाम बोले, ये पूरे 9 के 9 सॉल्ट कौन से हैं? न्यूट्रल कैटेगरी के। ठीक है, अब अगर आपको एसिडिक में जाना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बना लो वीक बेस के साथ। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, तीनों एसिडिक सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, तीनों एसिडिक सॉल्ट। और अगर बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करना है तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले लो, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट। कार्बोनिक एसिड का जाना है तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हैं?
ये आपके बेसिक सॉल्ट्स। ठीक, उससे सॉल्ट के नाम याद करने की जरूरत नहीं कि किसका क्या एग्जांपल होगा। अगर आपको डेफिनेशन पता है कि क्या होता है इसका मतलब, तो और अगर आपको ये पता है एटलीस्ट दो सबके, तो आप सॉल्ट बना सकते हो अपने से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हिंट डालना। सोडियम कॉमन सॉल्ट ब्रैकेट में सोडियम क्लोराइड। हमको ना कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन सॉल्ट तो यही है, का नाम भी कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक यही है कि सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस सुने, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी करवाते हैं ना, ये जो है पूरा पीओपी है ना ऊपर सीलिंग में। ठीक है, सबके घरों में हॉल में थोड़ा सा ऊपर अगर सीलिंग डेकोरेटेड होगा, आपको अगर दिखता होगा, तो एक्चुअली में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही काम होता है। और उसका कारण एक और चीज होता है करवाने का कि थोड़ा सा गर्मी से बचते हैं हम। क्योंकि जो भी अगर धूप डायरेक्टली आपके छत पे पड़ रही होगी ना, तो वो नीचे तक नहीं आएगी, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तरह का इंसुलेटर होता है, हीट का इंसुलेटर है। वो हीट को पास होने नहीं देगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना, वैसे हीट का भी तो कंडक्टर होता है ना, पढ़े कभी कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट कंडक्ट करते हैं। जैसे आप लोग कभी किचन में वो चम्मच से कुछ पकाते हो, उसको अगर आप नीचे छोड़ दिए या पकड़े हो तो बहुत देर तक अगर पकड़े तो वो पूरा हीट कंडक्ट करके सामने तक आ जाता है ना, यहाँ तक। देखिए कभी वो चीज ऑब्जर्व किए, पूरी चम्मच गर्म हो जाती है, जबकि हमें पता है कि चम्मच का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ही आपके कढ़ाई के अंदर था, पर तब भी ऊपर जहां आपने पकड़ा हुआ वो भी गर्म होता है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। समझ रहे हैं ना? तो ये हीट कंडक्ट होने नहीं देता नीचे, तो इसलिए लोग पीओपी करवाते हैं, ताकि थोड़ा सा इंसुलेशन भी रहे और अपन थोड़ा बहुत डेकोरेशन का भी काम कर सकते हैं पीओपी में। और कहाँ कहाँ यूज होता है पीओपी? हाँ, बैट में होता है, प्लास्टर्स में होता है ना, फ्रैक्चर होता है तो। कभी लगा है किसी को प्लास्टर फ्रैक्चर हुआ होगा कभी? तो प्लास्टर जो लगता है वो भी तो वही है ना, पूरा आपका पीओपी का ही रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर सुने कभी? ब्लीचिंग पाउडर कहाँ सुने? क्या? हाँ, ब्लीचिंग पाउडर मतलब पानी वानी में, पानी को एक्चुअली साफ रखने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो अगर स्विमिंग पूल जाता होगा तो वहां पे जनरली हर बार पानी चेंज नहीं करते हैं ना। ऐसा तो ना कि एक जन डुबकी मार के निकला तो पानी चेंज कर दिए, वो एक जन के लिए पूरा थोड़ा इतना सारा पानी रिप्लेस करते रहेंगे। तो क्या करते हैं, जनरली पानी को हफ्ते भर में चेंज करते हैं, बट थोड़ा पानी को प्यूरिफाई करने के लिए वो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक तरह का डिसइंफेक्टेंट होता है, पानी को साफ करता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ही रहता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में वो क्लोरीन ही, अच्छा सवाल पूछा ना, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर आपको बता तो दिया, नाम भी सुने, बट उसके अंदर क्या है जो एक्चुअली में डिसइंफेक्शन कर रहा है? इन्फेक्शन का डिसइंफेक्शन समझ रहे हैं, रिमूव करना। ठीक है, तो वो क्लोरीन ही है जो पानी से इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहा है या डिसइंफेक्शन कर रहा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम, देखो ये नहीं होता तो आप इसको कैल्शियम क्लोराइड बोलते ना। अगर ओ नहीं होता मान लो, उसका नाम क्या होता? कैल्शियम क्लोराइड होता। अब बीच में एक ऑक्सीजन आ गया तो उसके लिए अपन एक ऑक्सी वर्ड यूज कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर तो कॉमन नेम है। कॉमन नेम समझ गया ना, जिसको अपन मार्केट में जाके बोलने जाते। अगर आप मार्केट वाले को जाके बोलोगे भैया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का डब्बा देना, वो मार के भगा देगा, टाइम वेस्ट मत कर, निकल यहाँ से। समझ रहे हो? वैसे अगर आप बेकिंग सोडा की जगह आप बोल दी कि भैया मुझे NaHCO3 देना, वो भी वही करेगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही मतलब है। बोल के बोल दो ना, इसको सोडियम बोलते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम बेकिंग सोडा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही कुछ कॉमन टाइप के सॉल्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है अपने आखिरी हेडिंग में, जो कि आपका क्या है? सम कॉमन सॉल्ट। थोड़ा सा ऊपर हेडिंग और देना, सम कॉमन सॉल्ट। उसमें पहला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
सम कॉमन सॉल्ट्स, ठीक है। उसमें पहला अपन जो आज पढ़ने वाले वो क्या है, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसको लिखो नीचे, NaCl इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। NaCl सोडियम क्लोराइड, पहला सॉल्ट अपन पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, पीओपी के बारे में पढ़ेंगे, इनफैक्ट बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। जो भी सॉल्ट्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड पहला पढ़ रहे हैं अपन, जिसका फॉर्मूला है NaCl, ठीक है। हाइफन डाल के लिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। इसको अपन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, बताया मुझे शायद बीच में, है ना, क्योंकि हर टेबल में होता है टेबल, ठीक है। It is formed after the reaction between, it is formed after the reaction between dash and dash। अब लिखना, मुझे बताना नहीं, डैश एक बड़ा वाला एंड एक बड़ा डैश। कितने लोगों ने लिख लिया, हाथ उठाना। क्यों आभास, क्यों नहीं लिख पा रहे? NaCl तो बनना चाहिए अब, नैतिक। अरे सोचो ना, NaCl का Na कहां से आएगा, NaOH से आएगा, और Cl कहां से आएगा, HCl से आएगा। इतना सिंपल, तो और इसमें और क्या सिंपल करोगे। सबसे पहले मैं आपको बताया कि सॉल्ट एसिड और बेस से मिलता है, एसिड और बेस को मिलाने से मिलता है ना सॉल्ट, और एसिड में H पॉजिटिव है, बेस में OH नेगेटिव है। अब उसके अलावा जो बच गया Na और Cl, ये कहां से आ रहा है, Cl एसिड से आ रहा है और OH बेस से आ रहा है। तो कौन सा बेस हो जाएगा, NaOH एंड HCl। तो पहले डैश में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे डैश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? अरे मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा। तो क्या हो गया, तो एसिड और बेस मिला के सॉल्ट बनाओ या बेस और एसिड मिला के सॉल्ट बनाओ, अल्टीमेटली सॉल्ट तो बनेगा ना। इसका ये स्टेप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आपसे, और दो तीनों उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ हाँ, अच्छा, दो डैश में एक पे सोडियम लिखा रहते, तो राइट, वेरी गुड। खुद लिखा, मेरा नाम देख लेना, अभी तू भी नहीं, चलो। हाँ, तो लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, क्या मतलब हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलो उसका रिएक्शन लिख लो जल्दी से, जल्दी, बिना, ये तो आंख बंद करके लिख सकते हैं, खोल के लिखो ना, ठीक है। हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इसके नीचे लिखना, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अभी अपन इसका एग्जांपल भी लिखे थे न्यूट्रल सॉल्ट में, क्योंकि दोनों बेस और एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट विथ pH is equals to 7, with pH is equals to 7, full stop। Next time लिखना, it is used in cooking, it is used in cooking, it is used in cooking as well as to prepare, as well as to prepare many other important chemicals, many other important chemicals. It is used in cooking as well as to prepare many other important chemical used in manufacturing industries, used in manufacturing industries। जैसे बेकिंग सोडा NaCl से ही बना हुआ है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सुने, डिटर्जेंट जो अपन बोलते हैं, वो भी आपका
NaOH की हेल्प से बना है। साबुन NaOH, हम बोलते हैं ना साबुन बेसिक नेचर का होता है, तभी तो जब चींटी काटती है वो फॉर्मिक एसिड आपके बॉडी में डाल देती है तो अपन साबुन से धोते हैं तो हमको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली वो एसिड था, हमने साबुन से उसको वॉश कर दिया तो वो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो गया। ये एंड स्टिंग भी आप लिख सकते हो ना, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में अपन नहीं लिखे हैं पर आप लोग लिख सकते हो। हमने क्या क्या लिखा था, टूथ डिके लिखा था, सॉइल के बारे में लिखा था, स्टमक का लिखा था, आप ये भी लिख सकते हो। और एक वो एंटासिड भी लिखे थे ना, वो तो स्टमक का ही था। आप लोग ये भी लिख सकते हो कि एंट या मधुमक्खी भी अगर स्टिंग करते हैं तो उनसे फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में आता है विच कॉजेस इरिटेशन, है ना। तो उसको क्लियर करने के लिए भी टेक सोप जो कि बेसिक नेचर का है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रहा है? तो दिस कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एम आई क्लियर? ये अपन लिखे नहीं है कॉपी में बट अभी जस्ट याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिच्छू उसके स्टिंग में एसिड नहीं होता, बेस भी नहीं होता, मतलब इसको आप ऐसा, वो पॉइजन होता है एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ चलो, मतलब बिच्छू काटने से मर सकते हैं ना, बट ये मधुमक्खी अगर काट के चले तो मरोगे नहीं, थोड़ा सा इरिटेशन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगा स्किन में, मरोगे नहीं। हम वो अलग बात है, अगर पूरा घेर नहीं तो अलग बात है। ठीक है, हाँ चलो, हाँ तो क्या लिखे, ये जो समझ में आए जो केमिकल्स लिखे ना, कि ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है NaCl। इसको अपन बहुत सारे चीजों को यूज करने के लिए बनाते हैं ना। मैं क्या बता रहा था, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोप, डिटर्जेंट, तो NaOH भी तो NaCl से ही बनेगा। अभी अपन पढ़ेंगे पहला कॉस्टिक सोडा जो है ना वो आपका NaCl से ही बनता है। ठीक है, तो आगे लिखना, NaCl can be obtained by या obtained from, NaCl can be obtained from, NaCl की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पे पता है? ओशन एंड सी, है ना, खारा होता है ना समुद्र का पानी बिकॉज ऑफ NaCl। तो अगर आप उस NaCl वाले पानी को इवेपोरेट करो या क्रिस्टलाइज करो तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। ये पढ़ते थे ना अपन 9th क्लास में, हाउ विल यू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर या शुगर फ्रॉम वाटर। तो दो प्रोसेस थे, इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब ये इवेपोरेट नहीं हो सकता, तो वो वहीं रह जाएगा। पानी हमको पता है, पानी तो वोलेटाइल है ना, पानी तो इवेपोरेट होता है, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। आपको सॉल्ट दिखेगा साइड साइड में। ठीक है, तो लिखना, इट इज obtained from sea water by evaporation. It is obtained from sea water by evaporation. और एक और तरीका होता है सेकेंड पॉइंट में लिखना, it can also be obtained from, it can also be obtained from rock salts, rock salts from mines, from mines। एक ऐसे थोड़ा ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है, इसको कहते हैं रॉक सॉल्ट। एक सेंधा नमक होता है, सुनिए, है ना, ये आपका रॉक सॉल्ट है जिसको बेसिकली अपन क्रश करके प्यूरिफाई करते हैं। एक्चुअली ये बिकॉज ये जो आपको कलर जो उसका ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ सम इम्प्यूरिटीज। उसको रिमूव कर सकते हैं अपन इम्प्यूरिटी को, वहां से भी अपन को NaCl प्योर मिलता है। तो बेसिकली रॉक सॉल्ट आप बोल सकते हो कि इट इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ NaCl। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, ये दोनों तरीके से अपन NaCl को निकाल सकते हैं ना। एक तरीका तो एसिड बेस वाला है, वो तो अपन ऊपर रिएक्शन लिखे हैं, बट अगर मुझे लार्ज स्केल में चाहिए ना तो समंदर का पानी इज द बेस्ट मेथड। लार्ज स्केल मतलब लार्ज क्वांटिटी में। हाँ, मुझे अगर लैब में बनाना है NaCl तो मैं थोड़ा सा HCl ले लूंगा, थोड़ा सा NaOH अपन के पास भी पड़ा हुआ है, राइट, बना सकते हैं अभी नमक, वो HCl और NaOH ही तो है। तो अगर मुझे स्मॉल स्केल में बनाना है तो वी कैन यूज दैट अबव रिएक्शन, बट अगर मुझे एक लार्ज स्केल में बनाना है तो ये दोनों मेथड है
NaCl के मेथड बनाने के ऑन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नहीं, लिक्विड फॉर्म में बनेगा क्योंकि पानी है ना साथ में, ऐसे ही NaCl बनेगा तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। NaCl प्लस वाटर आ रहा है, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपका पूरा जो सॉल्यूशन है वो हीट अप हो जाएगा और पूरा का पूरा NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट सेकंड टाइप का सॉल्ट लिखना NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, और इसका अभी मैंने आप लोग को कॉमन नेम बताया था, कॉस्टिक सोडा। सोडियम से आया है सोडा, ठीक है, ऐसे याद रखना, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये बनता आपका NaCl से ही है, और इसको भी अपन सोप वगैरह में यूज करते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए NaOH यूज होता है। लिखना इसमें नीचे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस obtained by the, it is a strong base obtained by the electrolytic decomposition, electrolytic decomposition, electrolytic decomposition, ये वर्ड सुना सुना लगा है कुछ लोगों को, कहाँ पढ़े थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के पढ़े थे, एक थर्मल, एक फोटोकेमिकल, और ये तीसरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक, इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ solution of sodium chloride in water, aqueous NaCl, electrolytic decomposition of sodium chloride in water, electrolytic decomposition of sodium chloride in water, ब्रैकेट में लिखना ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन सॉल्यूशन? तो क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन? NaCl dissolved in water is known as ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको करना क्या है बेसिकली, देखो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लिए, इसी को हम कह रहे हैं ब्राइन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो हमने पढ़ा है वो मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं। क्या पढ़े थे अपन? H2O लिए थे पानी, और इसको पास करा दिए थे, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई थी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई थी, याद आ रहा है? तो इसको कहा था हमने डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, एक बड़ी चीज छोटे छोटे में ब्रेक होती है, राइट। पानी एक बड़ा मॉलिक्यूल था, ये अपने दोनों एलिमेंट्स में ब्रेक हो गया, तो ऐसे अपने आप ब्रेक नहीं होता ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी। इन द सेम वे आप जब NaCl के सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, देखो ये आपके टोटल 4 आयन है इसके अंदर, ध्यान देना कौन कौन से 4 आयन। एक है Na पॉजिटिव, यस और नो, दूसरा है Cl नेगेटिव, राइट, H पॉजिटिव, O2 नेगेटिव नहीं, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन वाटर जब ब्रेक होता है ना तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, ना कि H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। क्लियर है? ये 4 आयन सबको दिख रहे हैं, 2 कैटायन है इसमें से और 2 एनायन है, यहां तक समझ में आ रहा सबको? अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में होता क्या है, आप एक बीकर लेते हो जिसको अपन इलेक्ट्रोलिटिक चेंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम 2 रॉड को डिप करते हैं, क्या बोलते हैं रॉड्स को? एनोड एंड कैथोड, वेरी गुड, एनोड एंड कैथोड। नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पढ़े ना अपन 8th क्लास में कि जो बड़ा डंडी रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा डंडी रहता है वो नेगेटिव। डंडी मत बोलना पर, ठीक है, ठीक है। स्टिक भी मत लिख देना वहां पे, लॉन्ग स्टिक इज पॉजिटिव, शॉर्ट स्टिक इज नेगेटिव, ये सब समझाने के लिए बोलता हूँ, इसको सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। हाँ, तो एनोड और कैथोड,
ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहां तक क्लियर है। अब 4 आयन याद करो, कौन कौन से 4 आयन थे? Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव एंड, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो इसके पास रश करके जाएंगे आयनों। ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव विल गो एंड अट्रैक्ट, राइट। और जितने भी नेगेटिव है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेंगे आयनों, है ना। बट इनमें भी ना एक पावर होता है, मतलब कोई एक ही जाके कैथोड में चिपक सकता है, इन दोनों में भी कोई एक ही जाके एनोड में चिपक सकता है, दोनों नहीं चिपकेंगे। वो आप जब हायर क्लास में जाओगे ना तो आप पढ़ोगे, उसको कहते हैं अपन डिस्चार्ज पोटेंशियल। वो पावर को अपन क्या कहते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। अभी के लिए समझो इतना कि इसका H पॉजिटिव जाएगा इसके पास और इसका Cl नेगेटिव जाएगा इसके पास। OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव नहीं जाएंगे, उनका पावर कम है। समझ रहे हैं क्या? तो ये दोनों अकेले हैं तो मिलके क्या बना लेंगे? एक तो बनाना सीख रहे हैं ना सब, ठीक है ना, कि NaCl का एक्वा सॉल्यूशन का जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करोगे तो NaOH मिल जाएगा। अब साथ में दो और चीजें क्या मिल रही है हमें? ये Cl नेगेटिव और ये आपका H पॉजिटिव, ये अल्टीमेटली Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन गैस, क्योंकि दोनों अकेले अकेले स्टेबल नहीं रह सकते। तो ये एक और Cl के साथ मिलके Cl2 बना लेगा और ये एक और H के साथ मिलके क्या बना लेगा? H2 बना लेगा। तो आपका कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा? NaCl प्लस H2O, एरो में लिखूंगा ना इलेक्ट्रिसिटी, कंडीशन लिखते हैं अपन एरो में कि हम किस कंडीशन में उस रिएक्शन को करवा रहे हैं। वो हमको रिएक्शन देख के समझ में आएगा, इक्वेशन देख के समझ में आएगा, राइट। बनेगा क्या क्या? NaOH प्लस Cl2 प्लस, ये क्या है? यस, समझ रहे हैं? तो ये आपका रिएक्शन है जिससे अपन NaOH बना सकते हैं। तो ये पूरे रिएक्शन को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? NaOH can be obtained from electrolytic decomposition of brine solution या aqueous solution of NaCl। समझ रहे हैं क्या? फिर से बोलो एक बार। NaOH is prepared by electrolytic decomposition of brine solution या फिर aqueous solution of NaCl। aqueous solution of brine मत बोल देना, समझ रहे? ब्राइन अपने आप में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो दोनों बार वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, या तो ब्राइन सॉल्यूशन करके एंड कर दो या तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्लियर है? पर मेरा मेरा राय है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिखो, ब्राइन मत लिखो, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप पेपर लिखते हो ना तो ये मत सोचो कि सामने वाले को सब आता है, वो सोच लेगा कि हाँ ये ब्राइन क्या होता है। आप प्रॉपर लिख दो ना कि क्या, ब्रैकेट में ब्राइन लिख दो, ठीक है। मैंने क्योंकि देखा भी आप लोगों ने जब आंसर शीट्स देखी ना तो बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की है। शॉर्ट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर के आंसर लिखना है, वैसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा आंसर आपका डिस्क्रिप्टिव हो, जिसको पढ़ने वाले को समझ में आए कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसे समझ के चलो कि जो पेपर चेक करने वाला से कुछ नहीं आता और वो मेरा पेपर पढ़ के ही समझेगा, समझ रहे? अगर आप गलत समझाए तो नंबर गलत दे देगा वो, समझ रहे ना? चलो, क्या हेडिंग, ये रिएक्शन कुछ लिखे थे क्या? मतलब लाइन क्या लिखे थे? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में ब्राइन लिख दिए सब, है ना। अब ये रिएक्शन लिखो, ठीक है। जहां पे क्लोरीन लिखे ना वहां पे नीचे एनोड लिख लेना, और जहां पे H2 लिखो ना वहां पे ब्रैकेट में कैथोड लिख लेना। तो याद रहेगा कि एनोड में क्या मिल रहा था और कैथोड में क्या मिल रहा, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? बस एक लास्ट लाइन और लिखना। The above process is also called, या the above process is called, also मत लिखो, the above process is called, the above process is called chlor-alkali process, chlor-alkali process।
अंडरस्टूड है, नाम क्यों ऐसा दिया होगा? एक तो एल्कली बन रहा है, NaOH एल्कली है ना, एल्कली का भी डेफिनेशन कई लोगों ने गलत लिखा है। इट इज अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना, और वो लिखने के चक्कर में वो लाइन भी गलत लिख दी है, वो ऑल बेसिस आर एल्कली ऐसा लिख दी है। ऑल बेसिस आर एल्कली थोड़ी ना है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, समझ रहे हैं? सारे एल्कलीज बेसिस है, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते। जो बेस पानी में सॉल्युबल होगा उसे ही हम एल्कली बोलेंगे। तो इसका मतलब सारे एल्कली तो बेस ही हुए ना, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं है, क्योंकि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो NaOH इज एन एल्कली, तो एल्कली बन रहा है, साथ में क्लोरीन बन रहा है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम दिया था इसको। ठीक है, तो लिख लो बस। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू।